तरह हो गए मास्टर भूगोल के कि नहीं? अरे यार ऐसे देख रहे हो तो तुम लोग आसान सब्जेक्ट में भी हो। ये लिख रहे हैं यूरोप में नदियों के द्वारा व्यापार किया जाता है जबकि भारत में भी अनेक नदियां विद्यमान हैं पर व्यापार नहीं होता, क्यों? तो सभी लोग अभी अभी पिछले 3 दिन किसमें बीतते हैं? एक तो रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट के इंतजार के अलावा वो मास्टर स्ट्रोक मेंटोरशिप चल रहा है, उसमें हमने कुछ अजीब ही काम कर लिया। हमने कहा तब सिलेक्ट करेंगे जब आप 4 पेपर लिखोगे। ये ऑनलाइन शुरू हो गया, ऑनलाइन। गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आई एम ऑडिबल। तो 4 पेपर आ गए, कुछ 900 बच्चों ने 4 के 4 लिख दिए। 9 चौक 36, 3600 पेपर। और 3600 पेपर कौन स्क्रीन करेगा? मैं अकेला करूंगा। तो पिछले 3 दिन उसी में निकल गए और सारे होश उड़े रहे। पर अब उन 3600 में से जो हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है भाई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड आप देख लो, प्रोफेशनल रिकॉर्ड देख लो, कई तो यूपीएससी पहले इंटरव्यूज दे चुके हैं, बहुत अच्छे। मतलब उनमें रोकना मुश्किल हो जाएगा कि इसको नहीं लेना, बट एक सीमा है, उतने ही लोग ले सकते हैं। तो सबको करबद्ध कहा जाएगा कि भाई इतने ही ले सकते हैं। पर उनको एक ही चीज मैं बताने वाला हूँ अभी। जो मुख्य परीक्षा होगी, कुछ लोगों ने, नॉन सीरियस लोगों ने भी दिए हैं, जिनको ऐसा लगा कि सचिन सर जो है डेली आंसर राइटिंग करवा रहे, मैं भी करूंगा। डेली आंसर राइटिंग नहीं है, वो है कि आप इस परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, अब आप मेंस देने जा रहे हैं, और मेंस में आपको अपने उत्तर से मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालने वो आने चाहिए। आंसर राइटिंग उसका एक पार्ट, आंसर राइटिंग उसका एक पार्ट है। वो तो डेली होगी होगी, लेकिन क्या होगी, इतने समय में उन्हें खत्म करके आना है, उनको फीडबैक मिलेगा। काफी परेशान करता हूं मैं कि आपको रिजल्ट लाना है। तो उसमें पहली चीज जो हम सिखाते हैं उन्हें कि देखिए, किताब, चाहे आप कितना भी उस किताब को मानते हो, और शिक्षक, चाहे जितना भी आपका प्रेम हो, श्रद्धा हो उनके लिए, जहां ये समाप्त होते वहां से उत्तर लेखन प्रारंभ होता है। जो छात्र ये सोचता है कि किताब लिख कर आ जाऊंगा यूपीएससी में, कई साल लग जाते हैं गलती का एहसास करने में। जो छात्र ये सोचते हैं कि मास्टर जी ने डिक्टेशन दिया है वो हो जाएगा, नहीं हो पाता। और आपको मैं अगर, अभी तो खैर यहाँ क्या ही दिखाऊंगा, अगर आपको मैं इन लोगों के आंसर्स दिखा दूं जो मेरे पास सबमिटेड आए हैं, आप हैरान हो जाएंगे। एक प्रश्न है तो उस प्रश्न के वो कितने बिंदु देता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह के भी बनाता है। और फिर मैं लिखता हूं नो, क्योंकि आंसर थोड़ी, बताइए स्कूलों में तो उत्तर लेखन ऐसे मात्रात्मक नहीं बताया गया, जितने ज्यादा बिंदु उतने ज्यादा नंबर, ये मना हो जाता है। और क्या ये छात्र योग्य नहीं है? नहीं नहीं, बहुत योग्य है भाई। इतना सब जानना बड़ी चीज है। इसको क्या करना है? इसको उत्तर लेखन में लाना है। ये किसने दिया? शिक्षक और किताब ने दिया। एक छात्र था, उसका शायद आखिरी अटेम्प्ट था, उसने मुझे लिखा कि सर मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और मेरा यूपीएससी में, मैंने हर बार मेंस दिया और मेरा कभी भी इंटरव्यू नहीं आया। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नाइंसाफी है कि नहीं? तो उसने मुझे कभी अपने आंसर भेजे थे? और मुझे पता था वो ऐसा ही कुछ करता है। ऐसा भी नहीं करता था, उसके पास तो 11-12 भी नहीं होते थे, उसके पास 8 होते थे। तो बोला कि सर एक बात बताइए, एक आंसर में 8 बिंदु लिख दिए और कोई क्या ही अलग लिख देगा? ये उसका, उसने मुझे कहा कि 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मैं हर आंसर में सर कम से कम 8 बिंदु लिख कर आता हूं, इससे ज्यादा कोई क्या ही लिख देगा? मैंने कहा देखिए, मैं कौन हुआ कहने वाला? आपको तो यूपीएससी ने कह दिया कि नहीं? 6 बार यूपीएससी ने कह दिया कि 8 बिंदु इज नॉट इनफ।
तो अब उसने मुझसे जब मैंने लिखी, मैंने कहा मैं कौन हूं भाई, आपको यूपीएससी ने 8 बार 6 बार बता दिया कि दैट इज नॉट इनफ। तो बोला हाँ सर मुझे भी लगता है वो ना इसलिए होता है, ये लड़कियों का हो जाता है सर। तो जो 6 अटेम्प्ट दे चुका है, पहला उसका निष्कर्ष ये है कि 8 बिंदु के बाद कोई क्या ही लिख देगा। जब मैंने उसका एक जवाब दे दिया कि भाई मैं कौन, यूपीएससी ने कह दिया इसके परे भी कुछ होगा, तो अब वो इस निष्कर्ष पे निकला है कि सर हाँ लड़कियों का हो जाता है। तो मुझे बताइए कि आपके आंसर शीट से यूपीएससी को कैसे पता कि आप किस लिंग के हो, किस जाति के हो, किस संप्रदाय के हो, किस धर्म के, पता चलता है क्या? तो ये क्या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फिर भी मेरा भी इच्छा थी, तो मैंने कहा अच्छा लड़कियों का क्यों होता है? बोला सर मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूं, वो मुझसे कम जानती हैं, मैंने उनके आंसर देखे, मुझे मैच ही नहीं कर सकती, लेकिन वो पास हो जाती हैं। ये लड़कियां ना जानती ज्यादा नहीं है, ये सुंदर लिख विख देती हैं, अच्छा सा बना बना के, इसलिए पास हो जाती हैं। वो पास हो गई, अच्छे निष्कर्ष पे आए हो। 6 साल थे तुम्हारे पास, लड़की सहेली भी थी, एक आध से सीख लेते, यही तो करना था। ये लड़कियों वाले काम मुझसे होते नहीं है। अच्छा, आप सोचिए तो सही, किस तरह से लोग जो है अपनी बात को इस तरह से पलट पलट कर, और ये हमारे अंदर का एक साइकोलॉजी है कि देखिए किसी चीज का ब्लेम किसी पे तो आएगा ना, आपने तैयारी की ना होने का ब्लेम किसी चीज पे तो आएगा। अपने ऊपर ब्लेम लेना बड़े हौसले का काम है, दूसरे पे करना आसान है या नहीं? तो इसलिए हमारे अंदर से आवाज आती क्या संभावना है, यूपीएससी नहीं समझ पाई, मेरे 8 बिंदु नहीं समझ पाए, मेरी लेखनी में दिक्कत थी। कोई दिक्कत नहीं, यूपीएससी अगर आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल है, अगर आप उसे पढ़ सकते हैं, तो अगर बहुत सुलेख नहीं भी है तो भी आपको पास करेगी, इसकी तो आप चिंता ही मत करो। मैंने बहुत से छात्र ऐसे देखे जिनकी हैंडराइटिंग मतलब समझने में थोड़ी थोड़ी हल्की परेशानी होती थी, बट समझ आ जाती थी, मैंने उन्हें पास होते देखा। ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो पहली बात तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे काम कर लिए, वरना अपनी प्रस्तुति पे काम कर लीजिए, लिखिए कम दिखाइए ज्यादा, तो बॉक्सेस में आ सकता है, छोटे वाक्य बनाइए, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हम बता सकते हैं छात्रों को। तो अभी जो मैं इतनी सारी चर्चा कर रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे सचिन सर क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये क्या चीज होती है जो इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है? इधर है मैं छात्र, इस किताब और इस शिक्षक के द्वारा दी गई जानकारी के संदर्भ में इस प्रश्न पे ऐसे विचार रखता हूं, ये उत्तर होता है। अब स्कूलों में सिखाया नहीं सिखाया मुझे नहीं पता, स्कूलों में अक्सर उत्तर लेखन जैसी चीज पे बात नहीं होती। ये तो जरूर होता है स्कूल में पढ़ा दिया और बोला इसका उत्तर लिख दो, लेकिन उत्तर लेखन वस्तु पर, विषय वस्तु पर ऐसी बात नहीं है। तो उत्तर लेखन है कि मान लीजिए कि भारत में संसदीय प्रणाली पर टिप्पणी करें, तो टिप्पणी का मतलब आपके विचार, आप उस पर अपने विचार दें। इसकी आलोचना करें तो आप आलोचना करें, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा विषय के एक्सपर्ट तो है नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं आलोचना? आलोचना तो वो करेगा जो विषय को जानता हो। जो अच्छा महान क्रिकेट खिलाड़ी हो वो हमारे क्रिकेट के मैच में भारत की क्रिकेट टीम की आलोचनात्मक आकलन कर सकता है कि नहीं, ये इसकी मजबूती थी, ये इसकी कमजोरी थी, चलिए मैच हार जाते अगर ये ना होता तो। ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप और मैं जो है चाय समोसा खाते हुए जो है हम कहें विराट को ये नहीं आता, रोहित ये नहीं कर सकता, वो तो अच्छा हुआ स्काई ने कैच ले ली, नहीं तो भैया मैच गया था। कर सकते हैं हम, लोगों की बात कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो किताब में पढ़ाया, जो शिक्षक ने बताया, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा मत भी ये है। ये जिस दिन मेरे छात्र को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये है, तो पहली चीज तो वो हल्का हो जाता है, हल्की हो जाती इन द सेंस, यार हमें लग रहा था ये किताब और शिक्षक ने जो बताया रट के जाना है, नहीं रट के नहीं जाना है, इसे समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। मैं अपने शब्दों में लिखूंगा या लिखूंगी, मेरी हिंदी ऐसी है, मेरी अंग्रेजी ऐसी है, जो भी भाषा है वो शब्दावली ऐसी। अब वो फिर अच्छा आंसर कौन होगा? ये भी मैं कह रहा है, ये भी मैं कह रही है, ये भी मैं कह रही है, तो अच्छा कौन सा होगा? जिसकी अभिव्यक्ति में भाषा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही साहित्यिक भाषा है, बट जो भाषा मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसी तो होनी चाहिए।
दूसरी बात, बिंदु कितने होने चाहिए, ज्यादा या कम? कम। क्यों कम होंगे? आप बताइए, मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊं या कम? ज्यादा भी क्यों पढ़ाऊं? आप कहिए जैसे जो विषय है विषय से न्याय करिए। आप कहो तो मैं पीएचडी करवा दूं आपको ज्योग्राफी में, करवाऊं? नहीं। आप देखते हो जो मैं एरियाज टच अपॉन करता हूं वो या तो प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, उससे आने की संभावना रहती है, इसलिए करवा रहा हूं। तो ना तो ज्यादा करना है ना कम करना है। तो जैसे ही सर कम लिखना है, क्यों कम लिखना है भाई? अगर किसी चीज के 5 पहलू हैं तो पांचों पहलू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पांचों पहलू कैसे लिखे जाएंगे प्रभावी रूप में? कुछ लोग उस पहलू को किसी उदाहरण से समर्थित करेंगे, कोई केस स्टडी से करेगा, कोई चित्र से करेगा, और कोई क्या करेगा, नहीं भैया मैं सिर्फ यही लिख कर आया हूं, मेरी किताब में यही लिखा था, ये यही करके आएगा। तो दोनों के उत्तर में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये करने के लिए जो सबसे पहला बात होती है उसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं? ये कहीं पर स्कूलों में कहीं कोई बात नहीं होती इसके बारे में। प्रश्न दिया उत्तर लिखो, प्रश्न दिया उत्तर लिखो। जो बच्चे सामान्यतः ठीक ठाक स्कूल में पढ़े हैं तो वो क्या करते थे, ये प्रश्न होता था और उनसे कहा जाता था इस पे उत्तर लिखो, तो झट से क्या करते थे, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 बिंदु, चलो अब उत्तर लिखता हूं ए बी सी डी। कितने लोगों ने ऐसा किया स्कूल में? कभी भी जब उत्तर लिखना है तो कुछ विचार आए कि नहीं आए? ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रारंभिक है कि मेरे विचार आए, इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। लेकिन वो क्या था, स्कूली उत्तर थे, स्कूली उत्तर थे। अब क्या होना चाहिए, अब इस प्रक्रिया को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए कि अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो इस प्रश्न का भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य भी टटोल के देखता हूं। ए बी सी डी करना कोई गलत बात तो नहीं बता रहा हूं। आप लोगों की सामान्य कॉमन सेंस में समझ में आता है कि उत्तर लेखन का पहला कदम ये होना चाहिए। तो ये यही रहता है। अब होता क्या है, कई बार इंग्लिश माध्यम के शिक्षक ऐसा कर जाते हैं, कई बार हिंदी के कर जाते हैं, उत्तर लेखन तो मैं ही सिखा सकता हूं। क्यों? जवाब ही तो देना है, प्रश्न है, प्रश्न पे मेरे विचार हैं, मैं अपने जवाब दे सकता हूं कि नहीं? फिर एक और आडंबर होता है कि नहीं यूपीएससी के उत्तर लेखन का ना एक खास शैली है, उसी भाषा में दोगे तो आप पास होगे। आप देखे हो यूपीएससी का इवैल्यूएशन कैसे ये ढोंग बचाया जा रहा है? और मैं हर साल देखता हूं मास्टर स्ट्रोक में, हर साल अलग अलग शैली के उत्तर आते हैं, एक से बढ़कर एक आते हैं, और हमें लगता है यार ऐसा तो हमने नहीं सोचा था, ये एकदम शैली, इसको जरूर रखना। अब बताइए सूर्य कुमार यादव, क्या वो बहुत ही टेक्निक से खेलते हैं और एकदम उनकी अलग ही शैली है? तो कोई कहेगा कि सूर्य कुमार यादव जो है कॉपी बुक स्टाइल में क्रिकेट नहीं खेलते तो उनको क्रिकेट नहीं आता? उन्हें ढलना आता है कि नहीं आता है? तो ये मूर्खता कैसे आप मान सकते हैं कि यूपीएससी में एक ही तरह का जो हम डिक्टेशन दे रहे हैं वही टाइप का आंसर लिखा जाता है? अगर लिखा जाता तो आप ना हो जाते? क्या बात कर रहे हो यार? तो आप लोगों को अपनी प्रतिभा किसमें वो करनी है? पहली बात तो विषय तो करना पड़ेगा, कुछ रटना पड़ेगा कि नहीं? रटना पड़ेगा यार, 4 5 6 7 8 बिंदु तो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? लेकिन कई बार जब हम कुछ ही चीजें रटते हैं तो आता नहीं, बट बारंबार हम देखेंगे तो इन कारणों से आ जाएगा। भौगोलिक देख लिए, राजनीतिक देख लिए, सामाजिक देख लिए, आर्थिक देख लिए, किसी भी उसके पहलू, उसके पर्यावरणीय पहलू देख लिए, देख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इतनी सारी बात सर क्यों कर रहे हैं? प्रश्न है कि यूरोप में नदियों के द्वारा यातायात और व्यापार होता है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सचिन सर ने इतना टाइम बर्बाद कर दिया एक क्वेश्चन पे। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपको देनी है तो ये तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो यूरोप में नदियों से व्यापार होता है, भारत में क्यों नहीं होता? भारत में तो इतनी सारी नदियां हैं। तो उसका उत्तर क्या है? ये करना पड़ेगा, ए बी सी डी। तो ये क्या है? ये एक आलस है। मास्टर जी जवाब दीजिए। अब जिसने भी ये दिया, अब देखिएगा कितनी मूर्खता और कितनी वो समझ में आएगी कि यार इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। भारत में आपको लगता है भौगोलिक रूप से सारी नदियां नौवहनीय हैं? अब तो आप नौवहन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नदी में अगर जलप्रपात हैं, पानी का अभाव है, आपको लगता है हमारी नदियों में सारे वर्ष पानी रहता है? आपने भी तो देखी है नदियां, नहीं रहता ना, तो नाव कहां रखोगे? भौगोलिक दृष्टि से समझते हैं कि नहीं समझते? अच्छा एक बात बताइए, बाढ़ आती है, क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर नाव है तो नाव को कहीं पे बांधना भी पड़ेगा? तो क्या हमारे पास ऐसी आधारभूत अवसंरचना है, पोर्ट बने हुए हैं?
नहीं बने हुए हैं। क्यों नहीं बने? आर्थिक, उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए पैसा लगता है तो निवेश लगेगा कि नहीं लगेगा? और इन सब को बनाने के लिए निवेश भी लगेगा, तकनीक भी लगेगा। विकासशील देश है, परीक्षा में अगर पर्चा लीक हो जाए तो लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। तो हमारे पास क्या इतना पैसा पड़ा हुआ है? और हमारे लोग किस चीज में अंधा है? हमारे लोग हैं अंधे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बनने के लिए। अगर उन्हें कहा जाए कि एक नाव का पायलट बन जाओ, पागल है, ये काम थोड़ी करते हैं हम। क्या दिक्कत है यार? इस नाव के इंजीनियर बन जाओ, इसका जो है इंजन बनाना है तुमको, ये तो मिस्त्री का काम है। मिस्त्री का काम क्या होता है? इसी मिस्त्री का बन के तो ये यूरोप वाले जो है स्पेशल टेक्नीशियन, कोरिया वाले मिस्त्री आते हैं, कहलाते हैं टेक्निकल। टेक्निकल आते हैं और आने का एक विजिट का जो है $3000 लेके जाएगा। 3000 मतलब 80 से गुना कर लो, 2.5 लाख रुपया लेगा। किस लिए? फ्लाइट से आया था, आपका इंजन जो है चल नहीं रहा था, इंजन के 2 पेज ढीले करेगा, ये करेगा, खींच के मारेगा, चल गया, चलो 2.5 लाख हो गया, हम जा रहे हैं। और हमारे वाला ये थोड़ी ना, हमको तो आईएएस बनना है, इट लिमिटेड है भाई। और आईएएस का भी काम क्या है? आईएएस का काम भी तो ये है ना कि जहां पे समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। आपको लगता है आपका जीवन यहाँ पे खत्म हो जाता है कि यार आईएएस की परीक्षा कर ली, जादू की छड़ी? तो मुझे बताइए कि जब देश में आधारभूत अवसंरचना नहीं होगी, उस तरह की नाव नहीं होगी, नाव भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जिनमें माल ढुलाई हो सके। क्या आप लोगों ने गंगा को या अपने आसपास की नदी पे नाव देखी है पार जो करती है? छोटी मोटी नाव होती है, उसमें क्या माल ढुलाई हो जाएगी? उनमें माल ढुलाई का मतलब मैंने आपको दिखाया, हवाई जहाज लेकर जा रहा है यार, हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट लेकर जा रहा है। हमारे यहाँ स्पेयर पार्ट रखा तो आधा तो चोरी करके ले जाएगा, ना स्पेयर रहेगा ना पार्ट रहेगा, कोई सुरक्षा नहीं, ना नाव की सुरक्षा, ना पायलट की सुरक्षा, ना सामान की सुरक्षा, कोई व्यवस्था नहीं है भाई, कैसे हो जाएगा? तो ये सवाल पूछना कितना आसान है कि साहब ये क्यों नहीं है। तो आप खुद सोच के बताइए, समाज में, मुझे बताइए कि समाज में जब आपको कोई भी चीज करनी होती है तो कितना आप नदी का परिवहन यूज करते हैं? वहां के समाज का अभिन्न अंग है, वहां के समाज का अभिन्न अंग है रिवर ट्रांसपोर्ट, वो उसका हिस्सा बनी। क्या भारत के किसी समाज में ये अभिन्न अंग है? बिल्कुल है। आप चले जाइए आसाम में, आसाम में बाकी चीजों का अभाव है तो नदी से करेंगे करेंगे। मैंने कई बार उदाहरण दिया, केरला में चले जाइए, एलएपी में, एलएपी में गांव गांव सब जगह पर नाव जाती है, सरकारी नाव जाती है, जैसे सरकारी रोडवेज की बस जाती है ऐसे वाटरवेज की नाव जाती है। कंडक्टर होता है, घंटी बजा के आप 5 रुपए की टिकट ले लीजिए, वहां पे उतर जाइएगा। सारी चीजें विकसित हैं। तो भारत में भी संभावना है, लेकिन हर जगह पे संभावना नहीं, क्योंकि भौगोलिक चुनौती आती है, आर्थिक चुनौती आती है, और समाज उससे कितना जुड़ा हुआ है। और मुझे एक बात बताइए, यूरोप छोटा सा क्षेत्र, पूरा का पूरा मैदानी, बताया कि नहीं बताया? अधिकांश भाग मैदानी। भारत तो अब आप पूरा पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी तो विश्व का बता रहा हूं। भारत में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, कहां पे चला लोगे? ज्यादा नदी हो गई, लेकिन क्या वो नौवहन के क्षेत्र में आती है? नहीं आती। तो ये सारी चुनौतियां आएंगी कि नहीं आएंगी? अब ये आपने क्या किया पर्यावरण, पर्यावरण ले लेते हैं। तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर यूरोप में देख लीजिए, यूरोप में या इवन नॉर्थ अमेरिका में नदी में प्रदूषण बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी चीज का मतलब कि आप जो है आजीवन जो है उसके लिए दंड आपको ऐसा दिया जा सकता है कि आर्थिक रूप में आपकी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। इतना ज्यादा दंड हो सकता है आप अगर आपने प्रदूषण किया। भारत में नदी का प्रदूषण, नदी का मतलब प्रदूषण है, नदी का मतलब ही प्रदूषण। नदी जब हमने मान ही लिया इसका काम है पाप धोना, नदी पापी तो धोएगी, सब तरह के पाप धोएगी, रासायनिक पाप भी धोएगी। तो ये जो हमारी समझ है, हमारी समझ है, वो चुनौती होती है। सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जरूर अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। इस तरह के सवाल हैं तो आप खुद बताइए कि भारत में क्यों नहीं होता है। भारत में क्या हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर है? इनको चलाने के लिए भी तो मैन पावर लगेगी कि नहीं चलेगी? लगेगी। अच्छा, नाव पे आप सामान लेकर आए, नाव पे किसी तरह सामान ले, मान लीजिए आपने नाव पर एक गाड़ी चढ़ा दी, कैसे चढ़ाई हमको ये नहीं पता, सड़क भी तो जानी चाहिए वहां तक, तब न जाके नाव पे वो होगी। तो ये सारी चीजें चुनौतियां हैं, और इस तरह से अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब ये आप दिमाग नहीं लगा रहे, बस प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है सर, कैसे पढ़ाई करें? टेक्निकल टीम बताओ ना, टेक्निकल टीम आप बता दो। यदुवंशी पंकज को ना टेक्निकल टीम पता है कैसे बताती है? ब्लॉक ऐसे। टेक्निकल टीम आप बताइए कैसे पढ़े? मास्टर जी बता रहे हैं, सबसे ये बता रहे थे। आधे लोगों को तो ये लगता है मास्टर जी आज पढ़ के नहीं आए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा जरूरी है जहां मैं खत्म होऊंगा, जहां मैं आपका हाथ छोड़ दूंगा, जहां जी ले जिंदगी सिमरन कह के, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम पहले ही डूबने को तैयार बैठे हो, है कि नहीं। चलिए, तो आज क्या करेंगे, यूरोप तक हो गया, कुछ आपकी समझ आ गई। अब आप एकदम से ऐसे यूरोप के एक्सपर्ट बन जाए ऐसा तो नहीं है, पर हाँ आपका डर निकल जाना चाहिए। तो भूगोल ऑप्शनल के लिए आपसे कैसे और कब जुड़े, अरे जुड़े हुए यार, नाम है इनका कविंद्र शैतान, काफी खतरनाक नाम है। तो हमारे जो हिंदी भूगोल की ऑप्शनल की क्लासेस है वो चल रही हैं कल से 12 बजे से। जो प्रीलिम्स के लिए हमने ब्रेक दिया था कल से शुरू हो रही हैं, और हिंदी के लिए चल रही थी, हमने इंग्लिश को इस बार पीछे रख दिया था, हमने कहा हिंदी को पूरा अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश वालों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि सर प्रीलिम्स के बाद तो शुरू करना, तो 24 या 26 जुलाई से इंग्लिश का भी बैच आ रहा है। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया अभी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आज एकदम अपेक्षित था। यहाँ से किसी ने दिया था, दिया भी होगा तो अब हाथ उठाने में थोड़ी चिंता हो रही होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट अगर आपने दिया था। तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, रिजल्ट दिक्कत ये है कि मुझे जो 3600 कॉपियों का रिजल्ट आज घोषित करना है वो चुनौती है। हाँ जी, तो हम कहाँ पर है, तो एक फ्रेश पेज लेंगे सभी लोग, कॉपी घुमा लेंगे, फ्रेश पेज चाहिए मुझे, फ्रेश पेज, कॉपी घुमाइए, घुमा ली। चलिए, अब इस पेज के केंद्र में एक रेखा खींचेंगे, ध्यान देना है, खासकर जो बता रहा हूं इंस्ट्रक्शंस प्लीज फॉलो करिएगा। फ्री हैंड एक सीधी रेखा, सर अब हिंदी ज्योग्राफी का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, हाँ हमने हिंदी ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, हमने बंद कर दिया उसको, अब इंग्लिश करेंगे, जब हिंदी का दोबारा मौका आएगा फिर कर देंगे। हम चाहते हैं किसी भी छात्र को ऐसा ना लगे ना कहीं पर कोई पीछे रह गया, तो हिंदी को भी वैसे ही अवसर मिलना चाहिए जो अंग्रेजी को। बना लिया सब लोगों ने लाइन, ठीक है। अब ध्यान देंगे जो कह रहा हूं, यहां पर 1 2, यानी आपको अपने पेज को 3 भागों में बांटना है, लगभग 3 बराबर भाग होने चाहिए। ऊपर एक निशान बना दीजिए, सभी लोग जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ऊपर का स्क्रीन कट रहा है तो मैं थोड़ा सा और गहरा बना रहा हूं कि मुझे आपका पेज 3 भागों में विभाजित चाहिए। ये आपका 0 डिग्री रेखा है, ये इक्वेटर है। अगर मध्य में इक्वेटर है तो स्क्रीन के टॉप पे कितना अक्षांश होगा, बीच में 0 है तो टॉप पर क्या होगा, 90 होगा, ठीक है, 90 उत्तर, और ऐसे ही बॉटम पे 90 दक्षिण होगा। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर लिखना है, फिर से इसको करना है 30 60, ऐसे ही लगभग इधर 30 और 60। तो ये काम करने से पहले जरूरी है फिर ये देख लेना ट्रांसमिशन में कुछ आ रहा है क्या इशू, यहां तक हो गए सभी लोग, तो ये आपने सीधी रेखा खींच ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाएंगे पूरा विश्व का मानचित्र, ठीक है। आप लोगों ने कहा था कि आपको ड्राइंग नहीं आती देखते हैं आज बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, तैयार हैं सब लोग। तो पहले बॉक्स में है हम कौन से में है, पहले बॉक्स में, ये जो पहला है ना ए में, ध्यान दीजिएगा, ए के मध्य में थोड़ा सा राइट में रखते हुए अगर मैं ये बनाता हूं तो ये क्या बना, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सी 30 के ऊपर खत्म होता है, तो 30 का ध्यान रखिएगा, 30 के ऊपर रखते हुए बना दीजिए। और साउथ अमेरिका तो आपको बनाना आता है, फिर बना देंगे। साउथ अमेरिका को कितना नीचे ले जाना है, बस 60 के आसपास ले जाना है और खत्म कर देंगे, बन गया साउथ अमेरिका। डन, जल्दी से, इसमें समय नहीं व्यर्थ करना है। 30 और 60 किसी खास उद्देश्य से करवाए हैं तो जरूर करिएगा, 30 और 60 का ध्यान रखिएगा। 30 हो गया, ठीक है।
ये हम पहली क्लासेस में कर चुके हैं। जो इसमें फंसा हो, बेटा क्यों मानचित्र देख के बना रही हो, फिर कलाकारी करोगी, फिर वो बिल्कुल उससे कि एटलस बंद कर दो। ये तो बता दिए आपको कैसे बनाना है, अगर इसमें भी अभी कर रहे हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज क्लास ऑफ हो रहा है, टेक्निकल को बताएं। बता दिया मैंने टेक्निकल को, वो देख रहे हैं। चलिए अब यहां पर है, वापस आते हैं। तो आपको यहाँ का 30 भी इंपॉर्टेंट पता है, ये सी के ऊपर रहता है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पर। तो हम यहां से ऐसा बनाते थे, फिर ये सी के नीचे, इसके 30 के नीचे ऐसे, और ये भी 60 दिखाई दे रहा है, 60 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ये। चलिए बनाइए। तो सभी लोग जो ऑनलाइन वाले टेक्निकल टीम देख रही है, मैंने बोल दिया है, वो इसे भी रिजॉल्व कर रही, चिंता नहीं करें। हो गया। अब इसके आगे हम क्या करते थे, फ्राइंग पैन और ये बर्ड विंग कर देंगे कंप्लीट। और अब देखेंगे पहले ही डब्बे में मैंने ग्रीनलैंड भी खत्म कर दिया। ए बी सी डब्बे का ध्यान रखिएगा, अगर डब्बे के बाहर निकल गए तो ऑस्ट्रेलिया मेज पे बनेगा। पहले बता रहा हूं, किसी वजह से करवाए, नए नए बिगनर हो इसलिए ये करवाए। और कंजूसी भी मत करना, कुछ लोग ऐसी कंजूसी भी कर सकते हैं। ये यहीं पे खत्म कर दिया है पूरी जगह, ये पूरा आपको दिया गया था, पूरा ले लीजिए, घबराइए मत, नाप के लाया हूं, नाप के। सबका आ गया ए में, ए में मामला खत्म हो गया। एक चीज बताना चाहता हूं बस आपको, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से बड़ा है, बाकी आप अपना देख लो, आपने किसे बड़ा करा होगा। कायदे से उत्तर अमेरिका बड़ा है, हो सकता है आपका छोटा रह गया हो, मैं उसे गलत नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, वापस आते हैं। अब हम बी में आ गए, बी में आ गए। ए तक का तो मामला निकल गया, अब बी की बात करते हैं। बी में यहां पर आते हैं तो हम विषुवत रेखा के ऊपर और ये 30 डिग्री की रेखा के यहां से शुरू करके एक सी बनाते हैं। बना दीजिए सी। सी को फिर हम थोड़ा सा और फैलाते हैं आगे को, बल्कि 30 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं कर रहा है इसको। सी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, फिर ये फ्राइंग पैन आ जाएगा। हॉकी स्टिक आ गई। अब इसको बच्चों 60 तक नहीं लेके जाना, ये 30-36 तक ही आता है, तो अफ्रीका बहुत नीचे नहीं जाएगा, अफ्रीका 30 की ही रेखा में रहेगा। 30 को थोड़ा सा काटेगा, 1 2 3, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा भी हमने कर्क रेखा से मेडागास्कर बना दिया। डन। जिन भी लोगों ने पहले क्लास की है, ध्यान से कर रहे हैं तो आसान होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, अफ्रीका हो गया। थोड़ा सा और अगर नीचे से कटा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा 36-40 डिग्री तक ये जा सकता है। अफ्रीका डन। हाँ जी बेटा, एसी की कूलिंग कम करेंगे तो बच्चे मर जाएंगे, तो इसलिए जिन भी छात्रों से जिनको ऐसा लगता है कि कूलिंग बहुत है तो सीट बदल लीजिए बेटा, कहीं और आ जाइए। नहीं तो चुन्नी चादर रजाई कंबल जो लाने ले आओ। इतने सारे लोगों का जो वेंटिलेशन भी है वो भी एसी पर ही आश्रित होता है। हाँ ये हो सकता है कि हम पंखा बंद करवा दें आपके ऊपर का, है ना। चलिए, तो बेटा ध्यान रखिए, आपको अगर कोई वो हो रहा है तो आप सीट चेंज कर लीजिए बेटा। चलिए वापस आ जाओ इस पर। तो अब हमने देखा था कि हम जो भूमध्य सागर है, यूरोप में बहुत नाटक करते हैं कि नहीं, जूता बनाते हैं बनाते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग स्क्रीन पर, स्क्रीन पर। अब कोई नाटक नहीं करना, ये टिक मार्क, ये खत्म, कुछ नहीं दिखेगा, कोई डिटेल नहीं दिखेगी, खत्म कर दीजिए इसे, कर दीजिए जल्दी से। हो गया डन। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहां से आपको याद है वर्टिकल रेखा जे, ये इसके ऊपर, ये ऊ,
ये आपका ड्रैगन। जल्दी से बताइए, बी तक में खत्म हो गया कि नहीं मामला? बहुत सारी जगह है आपके पास, बहुत अच्छे से बी में खत्म हो गया होगा, हुआ या नहीं हुआ? रामकिशन कह रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो समझा ही नहीं रहा। बताओ भाई, कुछ दिया हो तुमको ना मिला हो, सर लड्डू हमको नहीं मिला, हम तो बांट ही नहीं रहते कैसे भी। चलिए, अब इसके आगे आपको बनाना नहीं आता है, तो अब खास मुझे ध्यान देना है। तो हमें याद है कि एक भ्रंश घाटी की वजह से लाल सागर बना था। तो लाल सागर बनाने के लिए यहां पर एक वी बनाएंगे इस तरह से। ये एक प्रायद्वीप है। क्या है ये? प्रायद्वीप है। इस तरह का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप बना लीजिए। और यहां पर क्या है? ये जल भरा हुआ है। ये जल भरा क्षेत्र क्या है? फारस की खाड़ी। ठीक है, यहां तक आ गए। तो बच्चों ये ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद आएगा गुजरात, और फिर भारत शुरू हो जाएगा। ये बना सकते हैं भारत का प्रायद्वीप। साक्षी कह रही सबसे ऊपर नहीं दिख रहा। बेटा सबसे ऊपर ज्यादा हम ले नहीं गए हैं। बन गया? ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दिल से मत बना दीजिएगा, अभी चाइना बचा है और आपकी मेज लगभग पास में आ गई है। ठीक है, यहां तक है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर अब मैं 4 द्वीप बनाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इक्वेटर पर ये विषुवत रेखा, यहां पर सुमात्रा, फिर जावा, फिर बोर्नियो, और फिर ये न्यू गिनी। न्यू गिनी दिखाई दिया? ये 4 द्वीप बनाइए जरा। सुमात्रा, जावा, 4 द्वीप। ठीक है, अब ये जो है न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप के नीचे क्या बनता है जल्दी बताओ? वो तो आता है आपको। और ऑस्ट्रेलिया 30 डिग्री को छूता है कि नहीं? तो 30 डिग्री भी रख लेंगे सभी लोग स्क्रीन पर। अगर ये 30 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, यहां से यूं लाइन ले आएंगे और 30 के थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। अब आपको आता है ऑस्ट्रेलिया कैसे बनाना है ना? और इतना बड़ा भी नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया इससे भी छोटा है। बन गया ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड भी बन गया। अगर आप सही क्रम में चल रहे थे तो ये बन गया होगा। और जो लोग खुश हैं कि मेरा ऑस्ट्रेलिया मेज पे नहीं आया, अभी भी चाइना की जगह छोड़ी नहीं तुमने। यहां तक आ गए? कनिका प्रजापत कह रही है डन। तो आशा है सभी छात्रों को ये बनता दिख रहा है, ऑनलाइन भी। चलिए अब बचा चाइना। चाइना के लिए बहुत आसान सी चीज करनी है। सब लोग तैयार हैं चाइना के लिए? तो स्क्रीन पर देखेंगे, सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, बनाएंगे नहीं, क्योंकि 3 कदम एक साथ लेने हैं। तो मैं जैसे लूंगा वैसे आप ले लीजिएगा। 3 आर्चिस, 3 चाप बनाने वाला हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। छोटी चाप, बड़ी चाप, और चाप जिसमें एक थोड़ा सा बाहर को भी निकल रहा है। 3 चाप बनाइए, छोटी चाप, बड़ी चाप, और एक प्रोट्रूजन वाली बाहर की तरफ निकलता हुआ कुछ हिस्सा। बन गया? यहां तक आ गए? डन? 3 चाप बनाने बस। अब यहां पर जहां यूरोप में छोड़ा था, सभी लोग स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, जहां यूरोप पे छोड़ा था यहां से दौड़ लगा के इसे पूरा कर दो। ये आपका बन गया विश्व का मानचित्र। अगर थोड़ी भी श्रीलंका के लिए इज्जत है, लगा देना। थोड़ी सी ब्रिटेन के लिए इज्जत है, लगा देना। जापान के लिए इज्जत है, सभी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, जापान के लिए इज्जत है, तो ये जापान, ये ताइवान, और यहां पर आएगा फिलीपींस। क्या आया? फिलीपींस, ताइवान, जापान। डन?
तो आप लोगों ने कहा था कि सर हमारी ड्राइंग कमज़ोर है, हमने कहा था कि यार आनुवांशिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बन गया कि नहीं बन गया? लग रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? तो सभी लोग अपनी कॉपी लेंगे, मेरी तरफ दिखा दीजिए। ऑनलाइन वालों का तो छोड़िए, ऑफलाइन वालों का मुझे दिख जाएगा बना या नहीं बना। अच्छा, अभी ऐसे ही रखिएगा, अभी ऐसे ही ऊपर उठा के रखिएगा। अब अपना जो कॉपी है इसको पीछे घुमा दीजिएगा, ताकि पीछे वाले भी लोग सब देख सकें कि कितने लोगों का बन पाया। और आपको हैरानी होगी, लगभग हर किसी का बन गया कि नहीं? और कहीं आपको लगे यार मेरा वाला तो गलती से बन गया, सभी का बना है। किसी को बहुत ही गंदा बन रहा हो तो सभी का वैसा ही बनता है। और अगर किसी को लगे कि भाई इसके साथ तो सेल्फी बनती है, मेरे डीपी में यही जाना चाहिए, तो ये बेवकूफ़ी मत करना। ये मतलब 60 सेकंड के अंदर अंदर बनाना होता है। आप लोगों के साथ मैंने 10 मिनट लगाए, ठीक है। ये बहुत आसानी से बन सकता है। जितने भी छात्रों को लगता है कि ये ड्राइंग का टेस्ट है, ड्राइंग का टेस्ट नहीं, अनुपात का टेस्ट है। आपने ये 3 इशारे देख लिए यहाँ पर, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये हमें अनुपात में रखता है। और ए, बी और सी अनुपात में रखता है। हम इस महाद्वीप को देख चुके हैं, इस महाद्वीप के आसपास के सारे जलाशय देख चुके हैं, अंदर की नदियां देख चुके हैं। इस महाद्वीप के भी चारों तरफ के जलाशय देखे, नदियां देखी, पर्वत देखा, पठार देखा, मैदान देखा। यही इसके साथ किया, यही इसके साथ किया, ये इसके साथ एशिया बचा हुआ है, ठीक है। अब जब आप भागते हैं कि हमें मैप में नहीं मिल रहा, तो जितना ज्यादा मैं आपके लिए खोलता चला जाऊंगा चैप्टर दर चैप्टर, चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन 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 सर मैंने बहुत अच्छा बनाया है, हाँ ऐसे लगता है नया नया, ठीक है। अफ्रीका के साउथ में मकर रेखा है सर, मैंने कर्क लिखा है क्या? चलिए ठीक है, मकर कर देते। तो हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुझे एशिया करना है, बट एशिया में नहीं करना चाहता हूँ अभी। एशिया के अलावा, क्योंकि हमें विश्व का अब हमने मानचित्र बना लिया है, तो हमें ऐसे विश्व भूगोल के प्रश्नों में जाना चाहिए जो पूरे विश्व को देख लें, ठीक है। तो अगले पेज पे एक प्रश्न लिखेंगे, परिप्रशांत अग्नि वलय क्या है? व्हाट इज सरकम पेसिफिक रिंग ऑफ फायर? परिप्रशांत अग्नि वलय क्या है? परिप्रशांत अग्नि वलय क्या है? व्हाट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? सूरज सर मेरा बहुत गंदा बना है, फिर से देख लो, रिकॉर्डेड है भाई, 4 बार बना लो, बुरा क्यों मान रहे हो? थैंक यू सर, फर्स्ट टाइम बना है, अच्छी बात है। अश्विन रावना पूछे सर फैक्ट वाले प्रश्न आएंगे सर? बेटा पीवाई क्यों देखो, फैक्ट भी आता है, एनालिसिस भी आता है, सब आता है। तो क्या समझ में आया अपने को? परी प्रशांत अग्नि वलय क्या है, तो प्रश्न पूछा। परी मतलब परिधि, परी कहां से आया शब्द? परिधि, किसकी परिधि? प्रशांत महासागर की परिधि, मतलब उसके किनारे जो उसकी बाउंड्री है, वहां को उसको रिंग ऑफ फायर, आग का एक वलय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या है? तो पहली बात क्या है, इसका उत्तर क्या है? ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तर क्लियर हो गया? ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, कहां पर है? प्रशांत महासागर की परिधि, प्रशांत महासागर की परिधि। परिधि क्या होता है? सरकमफरेंस, बाउंड्री ले लीजिए, जो मर्जी, उसके लिए उपयुक्त अंग्रेजी ये हो सकती है, ठीक है। तो आते हैं प्रशांत महासागर अग्नि वलय क्या है।
प्रश्न समझ में आया? तो पहली चीज तो ये होना चाहिए तकनीकी भाषा है। अब प्रशांत महासागर आपके मानचित्र में कहीं दिख रहा है? दिक्कत ये है कि ये जो मानचित्र बना है, क्या इसमें यूरोप केंद्र में है कि नहीं है? क्या यूरो केंद्रितता आई है नजर या नहीं आई है? जब भी आप एटलस खोलते हैं तो क्या होता है? प्रशांत महासागर कटा हुआ होता है। प्रशांत महासागर, पृथ्वी तो गोल है कि नहीं है? तो प्रशांत महासागर कट जाता है कि नहीं कट जाता है? अब कुछ छात्र अभी भी चिंता में, विश्व का, जल्दी से विश्व का मानचित्र तो पहले पेज पे देख लिया करो। तो प्रशांत तो कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। पर अगर प्रशांत की परिधि की बात हो ही रही है तो ये कहलाएगी प्रशांत की परिधि। क्या कहलाएगी? क्या मैं कह सकता हूं ये प्रशांत महासागर की परिधि है? ये इसकी पश्चिमी परिधि, और यहीं पर आपको अगर बेरिंग जल संधि याद हो तो आपने ये भी बना सकते हो अपने मानचित्र में, अगर बनाना है तो बना लो। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये भी परिधि है? तो ये है प्रशांत महासागर की परिधि। क्लियर? तो प्रश्न समझने के लिए पहले तो परिधि आना चाहिए। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो देखता है कि ये परिधि तो फंसी हुई है, ये तो दो भागों में विभाजित है। तो अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा होता तो मैं इस प्रश्न में वो वाला, ये वाला मानचित्र बनाता ही नहीं। ये मानचित्र इस प्रश्न के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रश्न किसको पूछ रहा है? प्रशांत महासागर की परिधि। तो मैं ऐसे करूंगा और मैं इसमें ये करूंगा। सभी लोग स्क्रीन पर, 1 2 3, ये पहचाना हुआ लगा कि नहीं कुछ? सर ये तो एशिया हो गया। अच्छा, ये क्या है? ये उत्तर अमेरिका हो गया। ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिका हो गया। यहां पर क्या बनाऊं? द्वीप बना दूं ये वाले, और इनके नीचे क्या बनाऊं? मेरे को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरा मानचित्र बनाऊंगा ही नहीं। समझदार छात्र क्यों बनाएगा विश्व का मानचित्र? वो कहेगा हो गया, प्रशांत महासागर अब केंद्र में है कि नहीं है। तो आपको मैंने मानचित्र सिखाया तो ये मूर्खता नहीं करनी है कि जैसा सर ने बताया वही बताना है। जहां जिस मानचित्र की जरूरत होगी, जिस टुकड़े की जरूरत होगी वो लेंगे। प्रश्न ने प्रशांत की परिधि बोला है तो हमने बना लिया। क्या आप भी बना सकते हैं? झट से, जल्दी से बनाना है, तो समय नहीं देना है इसको। 10 सेकंड में बना तो बात है। तो क्योंकि पृथ्वी गोल है, हाँ बिल्कुल सही है। सर मेरा आज फास्ट है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ यार, मुझे तो लगा जिन दिन हमारा व्रत होता है हम मानसिक शारीरिक रूप से मतलब इस तरह के होते हैं कि हमारी सजगता चेतना बढ़ जाती है। तुम्हारी अगर व्रत से चेतना घट जाती है तो काहे के 16 सोमवार, उसके बिना भी चला लो। पहले नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी सोचोगे। आज सूरज कुमार अभी सोमवार छोड़ो, तुम्हारे 16 अभी शुरू नहीं हुए। हाँ जी सर, ज्योग्राफी की कौन सी बुक लें? प्रीति पटेल। प्रीति पटेल जी बहुत पहले एक मतलब ऐतिहासिक काल में कोर्स शुरू हुआ था, पाषाण युग में, वो वाली क्लास देखो, उसमें सब बताया गया। हो गया, ये बन गया। झट से बनना चाहिए इसमें। इसमें आपने देखा होगा मैं पूरा बनाता ही नहीं। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पर क्या है। तो मुझे याद है कि यहाँ पे जापान के द्वीप हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले आप बनाएंगे नहीं। ये जापान के द्वीप हैं। यहाँ पे एलुशियन नाम के द्वीप हैं, आपको मैंने बताए थे एलुशियन नाम के द्वीप है। फिर एक ताइवान द्वीप है, फिर फिलीपींस के द्वीप हैं, ठीक है। और यहां पर भी छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं, और न्यूजीलैंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये प्लेटें जो हैं आपस में टकरा रही हैं। क्या टकरा रही हैं? प्लेटों का क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। यहां पर भी प्लेट टकरा रही हैं, इस वजह से क्या बन गए? पर्वत बने, ठीक है। क्या इन पर्वतों में ज्वालामुखी फट रहे हैं? माउंट सेंट हेलेना अगर आपको याद हो, लोगन याद हो, तो ये ज्वालामुखी फट रहे हैं। अच्छा, फिर बताइए मुझे, क्या यहां तक भी फिर यहां पे एक नाजका नाम की प्लेट आती है, नाजका नाम की प्लेट, क्या वो भी धंस रही है कि नहीं धंस रही है? उससे क्या बने? एंडीज बने।
और जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, धंसती हैं, जब प्लेटें आपस में, मैं दूसरा चित्र भी बना के अपने एग्जामिनर को दिखाऊंगा और मैं इसे कहूंगा प्लेट अभिसरण। क्या कहूंगा? प्लेट अभिसरण। और मैं उसे दिखाऊंगा कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो ये वाली प्लेट थोड़ा सा मुड़ भी जाती है और ये जो अंदर गई ये पिघलती है, पिघल के मैग्मा बाहर आता है। और अगर ये सागरीय है तो द्वीप बन जाता है, द्वीप बन सकता है या वलित पर्वत भी बन सकता है। अगर हम दो तरह की प्लेटें बना दें, अगर ये पतली सागरीय प्लेट है और ये मोटी महाद्वीपीय प्लेट, तो इसमें तो सागर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बना? वलित पर्वत। और यहां क्या बना? द्वीप। और इन सब कैसे बने? ये सब ज्वालामुखी से बने। ठीक है। अब पूछा, प्रश्न क्या पूछा? परिप्रशांत अग्नि वलय क्या है? विशेष क्षेत्र है, प्रशांत महासागर की परिधि पर है। यह है। यहां पर दूसरी बात क्या करेंगे? यहां प्लेट अभिसरण के कारण, प्लेट अभिसरण के कारण विवर्तनिक भू भौतिक गतिविधि देखी जाती हैं। जब भू भौतिक गतिविधि क्या होती है वो बता रहा हूं, जैसे, ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए। यहां पे ज्वालामुखियों का उद्गार होता है, ज्वालामुखी। यहां पर ज्वालामुखी से पर्वत निर्माण होगा, पर्वत निर्माण होता है। यहां पर ज्वालामुखी से द्वीप निर्माण भी होता है। यहीं पर जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप भी आएगा, भूकंप, भूस्खलन। और अगर समुद्र के नीचे भूकंप आता है, उससे बड़ी लहर बनती है, उसे क्या कहते हैं? सुनामी भी आती है यहां पर। उसके बाद क्या है? वलित पर्वत निर्माण भी होता है। तो परिप्रशांत अग्नि वलय क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये सारी गतिविधियां होती हैं, प्लेट विवर्तनिकी का अभिसरण होता है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। डन। सर, अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल वालों के लिए स्पेस अलग अलग दिखता है क्या? क्योंकि स्पेस अर्थ में ऊपर रहने वाले ऊपर और नीचे रहने वाले नीचे की तरह देखेंगे। इनका नाम है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है। तो जब लोग अपना ऐसा नाम कौन रखता है? जो गोल होता है वो दिखाता ज्यादा है कि मैं गोल नहीं हूं। तो ये जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं, ऐसा मत समझिएगा कि उनकी वजह से मैं क्लास चेंज कर रहा हूं। बट मुझे याद आया, भूगोल का एक मशहूर प्रश्न है
जिसमें अरस्तु बड़ी चीज थे कि नहीं। अरस्तु की एक गलती बताना चाहता हूं आपको। तो अरस्तु क्लास ले रहे थे। अरस्तु ने क्लास में कहा कि यूनान यूनान विश्व पर राज करेगा। तो कहां के थे अरस्तु? ग्रीस, यूनानी है। तो उनका ये कहना था कि यूनान विश्व का विजेता होगा। उन्होंने उसका कारण बताया। उन्होंने कहा इसका कारण है इसका भूगोल। तो छात्र उस समय सुनते थे, ऐसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस नहीं होते थे। तो उन्होंने इसके कारण दिए, इसके भौगोलिक कारण। मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कारण सही लगते हैं कि नहीं लगते। उनका ये कहना था कि पृथ्वी को तापीय पेटियों में बांटा जा सकता है। कौन सी है तापीय पेटियां? आप जानते हो। कौन सी पेटी? उष्ण, जो बहुत ज्यादा गर्म है। ध्रुवीय, जो बहुत ज्यादा बर्फीली है। और बीच में कौन सा है? शीतोष्ण। और यूनान कहां पर है? यूनान यहां पर। तो उनका यह कहना था, अगर आपको याद हो, कि सूर्य की जो किरणें आती हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। तो ये क्या है? अति गर्म। और ये क्या है? अति ठंडा। तो उन्होंने कहा विश्व का राजा बनना है। विश्व के राजा के लिए आपके पास राजा भी होना चाहिए, प्रजा भी होनी चाहिए, उसकी सेना भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? उनके पास ताकत होनी चाहिए। उन्होंने कहा देखो भाई, एक गर्म वाले ना, इतनी गर्मी है, ये सारे के सारे आलसी हो जाते हैं, ये बाहर निकलते ही नहीं। तो गर्म पेटी वाले लोग कौन है? आलसी। ये राजनीति में बहुत अच्छे हैं। हर घर सास बहू की कहानी, सब लोग बैठ के राजनीति करते हैं, सबका दिमाग चलता है, लेकिन जब काम करने पे आता है तो गर्मी इतनी है ये बाहर निकलते नहीं। तो प्लान सबके पास है, देश को 1000 साल आगे तक ले जाने का प्लान है, लेकिन उसके लिए हाथ पैर उंगली हिलाना पड़ेगा कि नहीं। तो आसानी से क्या होगा? अचानक बयान दे दो, फलाना धर्म, फलानी जाति, और सारे के सारे आपस में लड़ लो लड़ लो लड़ लो लड़ लो, चलेगा कि नहीं? आसान है। सिर्फ बात ही बात पे हम लोग फैला देते, बकैती ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अरस्तु कह रहे थे कि बकैती ज्यादा है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो जब दिमाग तो तेज है इनका, लेकिन दिमाग किस में लग जाता है? राजनीति में। पर्चा लीक कैसे करवाओ, इसी में दिमाग लगा रहा है, सोचो। तो ये दुनिया की चीजें करेगा, बट उसके आगे नहीं करेगा। सही गलत आप कह सकते हैं उनका पूर्वाग्रह होगा। तो क्या ऐसा है कि गर्म क्षेत्रों में ऐसा होता है कि हम काम इतना ज्यादा नहीं करते, मेहनती कम होते हैं? उनका ये कहना था इतनी गर्मी होगी तो मेहनत कैसे करेंगे। आप खुद बताओ, गर्मी में क्लास बंद करनी पड़ी कि नहीं? तो तुमने कहा नहीं मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता। ऑफलाइन में वही हाल है, समझने के लिए वही बुद्धि लगानी पड़ेगी जो अरस्तु ने कहा हमारी तेज है। ठीक है, तो इसलिए ये राज नहीं कर सकते। इनका क्या है? इनके पास ब्रेन है, ब्रॉन नहीं है, शक्ति नहीं है। इनके पास ब्रॉन ही है, बस शक्ति ही शक्ति है, ब्रेन नहीं है। ये बैल बुद्धि है। क्यों? ये है आर्कटिक क्षेत्र में, एकदम ठंडे क्षेत्र में, जहाँ खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बर्फ में जैसे तैसे जो है ठंड से बचने के लिए इन्होंने अचानक देखा एक जो है जानवर है, उसकी खाल जो है उधेड़ के पहन लेंगे, मरा मरा कोई टेंशन नहीं, या तो मैं बचूंगा या वो बचूंगा। ठीक है, उसके बाद वो कौन होता है? ध्रुव पे ध्रुवीय भालू होता है कि नहीं? ध्रुवीय भालू आपके सामने बढ़ा आ रहा है, आप भी बढ़े आ रहे हो, दोनों भूखे हो, कौन जीतेगा? जो जीतेगा वो जिएगा। तो अगर यहां पे जी रहा है कोई, तो उसने जरूर भालू मारा होगा। बोले ये ऐसे हो गए हैं कि ये किसी को भी चीर फाड़ के खा सकते हैं, इनके पास शक्ति है, बट इनको बोलो दिमाग लगाओ तो दिमाग से ये गोल है। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके पास दिमाग भी होगा, बुद्धि भी होगी, शक्ति भी होगी? यूनान लीडर, LHS इज इक्वल टू RHS। इसे लॉजिक कहते हैं। क्लास में ताली बज गई, अरस्तु ने कह दिया। और वो जमाने ऐसे होते थे कि आप अपने गुरुजी की बात मानते थे,
आप उनको प्रश्न नहीं करते थे। और प्रश्न नहीं करते थे इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी की हर बात वो होगी, आपका काम होता था गुरुजी ने जो बताया उसके पीछे का सत्य आप उसका अवलोकन करिए। तो क्लास में एक दो बच्चे होते जिज्ञासु बालक, उसने कहा सर मेरे को सवाल पूछना है। अरस्तु ने कहा भूल गए, हाथ नहीं खड़ा करना होता। सर 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 मैं 2024 का छात्र हूं सर। तो उसने कहा सर आप ये कह रहे हो कि ये सभ्यता, जो भी सभ्यता यूनान में है, ये विश्व विजेता होगी, तो सर ये भी तो संभव है कि सर यहां पर भी एक सभ्यता हो, वो आकर अगर हमसे युद्ध करे तो वो जीत जाएगी कि नहीं, वो भी जीत सकती है कि नहीं, संभावना है कि नहीं। अरस्तु ने कहा था, इसीलिए कहा था इसे क्लास से बाहर निकालो। ये बताओ कि भाई अगर उसको यहां से यहां आना है तो ये कैसे पार करेगा? ये तो अति गर्म है, अगर लैंड पे से जाएगा तो जल जाएगा। आपने देखा अफ्रीका के लोग काले कैसे होते हैं, उस समय ये माना जाता था ये बेचारे वहां से जा रहे थे, इनका जो है चिकन टिक्का ज्यादा देर रह गया, ये टिक्का से काला टिक्का हो गए। ठीक है, और सर पानी से आ गया, पानी से आया तो अंडा उबल भी सकता है, पानी से आया तो उबल के मरेगा, लैंड से आया तो जल के मरेगा, कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा सर कम से कम आधे में तो वो साम्राज्य कर सकते हैं ना, वहां के वो भी साम्राज्य हो सकता है। तो अरस्तु ने कहा आप तो इसे पक्का निकाल दो, इसका तो दिमाग ही नहीं चलता। जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो वो तो गिर जाएगा ना। कि बेचारा नीचे गिर जाएगा। आप समझ रहे हो प्रश्न क्या था? सर ये उत्तरी ध्रुव से जो लोगों को अंतरिक्ष दिखता होगा और दक्षिणी वालों को अंतरिक्ष अलग दिखेगा। आसमान है भाई। आप सोचो एक क्रिकेट की गेंद ले लीजिए, एक चींटी ले लीजिए, चींटी को भी आसमान दिखाई देगा, अगर ऐसे रखा हुआ तो नीचे वाली को भी वो दिखाई देगा, सीधी सी बात। बट ये सब है। और आपको तो ये हंसी की बात लग रही है। इस हंसी में दिक्कत ये हुई कि जब वो इस्लाम और ईसाई धर्म में जो युद्ध मचा आपस में, जब नए नए रास्ते ढूंढने की बात आई, जब नए रास्ते ढूंढने की बात आई और जब यूरोपीय राजाओं ने अपने जहाज भेजे, तो जब जहाज यहां पर आ रहे थे ना इक्वेटर के पास, तो जहाजों पर जितने भी नाविक होते थे वो विद्रोह कर देते थे कप्तान के साथ कि साहब हम इसे पार नहीं करेंगे। क्यों? अरस्तु बोल के गए अगर पार किया तो उबल जाओगे, हम पगले नहीं है, यहां तक आ गए बस, दुनिया का रास्ता अगर मिलना था तो यहीं से ढूंढ लो, अगर ये है तो लौट जाएंगे। और यहाँ कुछ है भी ऐसा कि कुछ लहरें ऐसी आती हैं, और उस समय ना तटीय नेविगेशन होती थी, क्योंकि समुद्र के तो रास्ते नहीं थे आपके पास, यहाँ तो खो जाओगे, तो तट के साथ साथ तब ऐसा नेविगेशन होता था कि किनारा दिखता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके उससे नजर से ओझल हो गया तो फिर दिशा नहीं मिल सकती, तब आप समुद्र में खो जाओगे। तो यहीं कहीं पे इसी रास्ते पे यहाँ पे कुछ ना ऐसे पानी की झाग सी बनती थी, देख रहा है उबल भी रहा है, हम नहीं जाएंगे। कई वर्षों तक सोची जहाज के कप्तान जो है इक्वेटर क्रॉस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अरस्तु कह के गए थे कि इक्वेटर पार नहीं हो सकता, आप अरस्तु को छोटी चीज मान के चल रहे हैं। तो सर फिर पार कैसे हुआ? तो यहाँ राजा और कप्तानों ने दिमाग लगाया, उनका सुनो यार थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ये जब किनारे किनारे जाते हैं ना, किनारे पे लहरें बहुत नाटक है, शैलो होता है, कुछ ना कुछ झाग इन्हें दिखी जाती है। एक काम करो, उन्हें थोड़ी पता, सीधा ले चलो, पार हो जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे। तो ये सारी चीजें किसकी बात है? अज्ञान की बात है, कल्पना की कमी की बात है। जब पृथ्वी पूरे के पूरे अंतरिक्ष में एक गोला है, तो आपको इधर से भी अंतरिक्ष दिखेगा, इधर भी अंतरिक्ष, हर तरफ अंतरिक्ष दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? आप सोच के देखिए, एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर आप ऐसे लेटकर पीछे को चिपके हुए और आप अंतरिक्ष देख रहे, कहीं से भी देखिए, सर ऊपर का अलग होगा, नीचे का अलग होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ऐसे फादर मिल गए तो कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, दिमाग लगाइए। ठीक है सर, 70 से 80 फीट की लहरें उठती हैं ड्रेक्स पैसेज के आसपास। चलिए अच्छी बात है, आपने नाप लिया फरहीन। यहां तक क्लियर हुए? ये क्षेत्र समझ में आ गया? क्षेत्र पर पूछता है तो बता सकते हैं। अभी ये सिर्फ बिगिनिंग वाली क्लास है। यूपीएससी में प्रश्न आया कि परिप्रशांत अग्नि वलय के आसपास की भूभौतिक गतिविधियों का विश्लेषण या व्याख्या करिए।
तो यूपीएससी ने ये नहीं पूछा ये क्या है, उसने पूछा यहां पर होने वाली भूभौतिक गतिविधियां बताई। क्या होती है यहां पर, क्या होती है गतिविधि, कुछ पता है? ये है, लिखवा दिए मैंने तो। ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, द्वीप निर्माण, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, वलित पर्वत, ये लिखना था। बैठ जाइए प्लीज, समझ में आया? तो अभी हम क्या है, अभी हम विश्व भूगोल कर रहे हैं। जब भौतिक भूगोल करेंगे तो इन प्रश्नों को और अच्छे से करेंगे। क्लियर है? विश्व का मानचित्र बनाना आगे कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये ऐसा अंधा नियम नहीं बना लेना है कि जब भी पूछेगा तो पूरा विश्व का मानचित्र बनाना है। थोड़ा बनाइए, पूरा मत बनाइए, समय बचाइए। कभी भी मानचित्र बनाने में आपको 30 से 40 सेकंड अगर लग रहे हैं तो यानी आप अपना आंसर पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आपका होना चाहिए। उसके अलावा जब भी आपको जिस क्षेत्र से पूछे उसी क्षेत्र से उत्तर देंगे। ठीक है, एक और प्रश्न दो। आज प्रश्नों के थ्रू कुछ चीजें समझते हैं। अग्निवलय समझ में आया? अग्निवलय का मतलब केवल प्लेटें टकरा रही। ठीक है सूरज कुमार अभी तक कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, तब ड्राइंग भी नहीं समझ में आ रही थी, अब ये भी नहीं आ रहा। सूरज कुमार क्या व्रत है क्या? खा ले यार कुछ। बाकी लोगों को यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है ऑनलाइन के जाल में फंसा तो मैं लंबा फंसने वाला हूँ। इन लोगों का लंबा कार्यक्रम रहता है। अभी प्रश्न आया कि ज्वालामुखी में कौन सी गैस आती है, ये भी है। तो ज्वालामुखी भी एक प्रारंभिक चीज देख ले, ज्वालामुखी और भूकंप। तो अगला शीर्षक क्या लिखेंगे, छोटा वाला, ज्वालामुखी और भूकंप। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखनी है, ये वाले कुछ मुझे द्वीपों के नाम बताइए। यहां पर कौन से द्वीपों के नाम है, कौन से द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं? यहीं पे लिख लेंगे ए एल। ए एल मतलब एल्यूशियन। जेपी, जेपी मतलब जापान। टी ए आई ताइवान। पी एच आई एल एल फिलीपींस। उसके बाद क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, न्यू गिनी तो खैर कॉन्टिनेंटल हो गया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कर ले। ठीक है, ये हमारे द्वीप हो गए। अच्छा, यहीं पर एक और चीज भी बताता हूं सभी लोग, एक चीज जो आपकी मदद करेगी, जो आपको लिखनी चाहिए। सभी लोग ध्यान देंगे स्क्रीन पर। ये समुद्र है, ये समुद्र की गहराई, ये समुद्र की गहराई। ठीक है, ये गहराई मान लीजिए 3800 मीटर है। कितनी? लगभग 4 किलोमीटर गहरा होता है समुद्र, अगर गहरे समुद्र की बात करें हम, औसत गहराई ये है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराई और ये प्लेट इसके नीचे चली गई। कहां चली गई? नीचे। तो मुझे बताएं कि अब ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे गहरा हो गया कि नहीं हो गया? ये कुछ एक्स्ट्रा गहराई आ गई कि नहीं आ गई? 1 किलोमीटर मान लो ये आ गई, तो ये जो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा होता है ये कहलाता है गर्त। गर्त मतलब ट्रेंच। ठीक है, ट्रेंच कहां पे बनती है? अब अभिसरण की सीमाओं, प्रशांत महासागर में जहां भी प्लेटों का अभिसरण, कौन सी प्लेट? सागरीय प्लेट का अभिसरण। उदाहरण के लिए दिखाना चाहता हूं, ये मेरे दोनों हाथ, ये प्लेटें हैं। ठीक है, जैसे ही ये मुड़ा तो वो गहरा हो जाएगा कि नहीं, खुद सोच के देखिए। तो जब भी प्लेट एक दूसरे के नीचे धंसेगी तो वो दूसरे को मोड़ के धंसेगी, तो ये हमेशा गहरा हिस्सा होता है। तो यहां पर क्या बनती है? ट्रेंच। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ट्रेंचेस हैं। अभी नहीं करा रहा हूं, उन पे भी एक चर्चा करूंगा जब जनरल ज्योग्राफी आएगी। बट क्योंकि हम यहां पर प्रशांत परिधि की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें ट्रेंच भी बनानी चाहिए कि नहीं? ट्रेंच का क्षेत्र है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है ट्रेंच, ये जापान ट्रेंच, रियुकू ट्रेंच, फिलीपाइंस, और आपने दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच सुनी है? मरियाना गर्त। तो मुझे लगा कि बहुत से लोग नए हैं, उन्हें मरियाना गर्त से परिचित कराना चाहिए। तो ये जो जहां पे प्लेट धंसती है तो वहां पर एक गहरा क्षेत्र हो जाता है, जैसे इसको हम पेरू गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरू गर्त हम कहते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कहा? एलुशियन भी कह सकते हो, इसको एलुशियन गर्त कह लो।
एलुशियन गर्त, जापान गर्त, मरियाना गर्त हो गया, इसको फिलीपींस गर्त। ठीक है, यहां पर आप न्यूजीलैंड के पास आप लिख सकते हैं टोंगा गर्त। क्या लिखना है? टोंगा गर्त। मरियाना विश्व की सबसे गहरी गर्त है, कुछ 11 किलोमीटर गहरी। ठीक है, 11,000 मीटर से ज्यादा, कुछ 11 किलोमीटर के करीब। और ये जो आपने द्वीप बनाए थे, छोटे छोटे द्वीप बनाए थे कि नहीं इधर, क्या था ये? सुमात्रा, जावा। तो यहां पर हिंद महासागर की भी एक ट्रंच लिख देता हूं, इसका नाम है सुंडा गर्त। क्या नाम है? सुंडा। तो अगर आपसे गर्त पूछ ले, अग्नि वलय पूछ ले, या अभिसरण पूछ ले, काफी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, 11,022 मीटर, अच्छी बात है सानिया, 11,000 चलेगा, 11 किलोमीटर के करीब। डन। तो अगर वो प्रश्न आया कि यहाँ के भू भौतिक जितने भी प्रक्रियाएं हैं उनका भी उनको समझाएं या दिखाएं या वर्णन करें, तो आपको अपने उत्तर में क्या समझाना होगा? ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, वलित पर्वत। ये पर्वत और इसमें क्या अंतर है? ये ज्वालामुखी पर्वत है, बस एक चोटी है, उसमें ज्वालामुखी निकला और एक ये कोनिकल ट्रिप बन गया। लेकिन वलित में क्या हो रहा है? मोड़ आ रहे हैं, ये मोड़ वाला। और यहां पे और क्या लिखेंगे? गर्त के बारे में लिखेंगे, यहीं पे लिख लीजिए प्लस गर्त निर्माण। गर्त निर्माण। तो क्या ये प्रश्न सर हमें करवाया जाएगा? पूरा क्लास में करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि विश्व भूगोल में परिचय ले रहे, तो जब भौतिक भूगोल में सिद्धांत करेंगे तो एक बार लेखन भी करके देखेंगे, पर अभी तो चीजों को जानने का समय है। अब हम कहां पर थे? ज्वालामुखी व भूकंप। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है? कहाँ आ गया है? ज्योति कुमारी कह रही है मुझे प्रश्न समझ नहीं आया। तो ज्योति कुमारी कोई बात नहीं, इसको दोबारा पढ़िएगा। परि प्रशांत अग्नि वलय क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जब तक समझ नहीं आया तब तक हम आंसर पे नहीं पहुंचे थे। ठीक है, आप ऐसे करेंगी तो क्लास रुकी जाएगी। इससे अच्छा आपके लिए क्लास ना रोक के आपको अनुरोध किया है कि इसको फिर से पढ़ लेंगे। कोई कह रहा है सर 11,808, 11,000 मीटर प्लस, ये कर लीजिए, नहीं तो आप इसी में रहेंगे 807, 808। ठीक है। हाँ जी, ज्वालामुखी और भूकंप लिखेंगे सभी लोग। पृथ्वी की स्थल मंडलीय, पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों, पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों के विवर्तनिक विचरण के विवर्तनिक, विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक, विचरण मतलब मूवमेंट, विवर्तनिकी विचरण के कारण, विचरण के कारण प्लेटों के सीमांतों पर, प्लेटों के सीमांतों पर अनेक भूभौतिकीय घटनाएं, अनेक भूभौतिकीय घटनाएं देखी जाती हैं। इनमें इनमें ज्वालामुखीय उद्गार, इनमें ज्वालामुखीय उद्गार और भूकंप अहम हैं। इनमें ज्वालामुखीय उद्गार और भूकंप अहम हैं। अगला अनुच्छेद,
ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता यानी वोल्केनिसिटी, ज्वालामुखीयता ब्रैकेट में वोल्केनिसिटी का तात्पर्य, ज्वालामुखीयता का तात्पर्य पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के गर्भ से गर्म पिघली चट्टानों, गर्म पिघली चट्टानों, गर्म पिघली चट्टानों, कॉमा तरल खनिज द्रव्य, तरल खनिज द्रव्य एवं गैसों से मिश्रित, एवं गैसों से मिश्रित मैग्मा का, मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में, पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में प्रस्फुटन होता है, प्रस्फुटन को अंग्रेजी में कहते हैं बर्स्ट, बर्स्ट होता है। तो ज्वालामुखीयता क्या होती है? इन सब का मिश्रण का पृथ्वी की सतह पे प्रस्फुटन। पिघला हुआ जब पृथ्वी के अंदर है वो क्या कहलाता है? मैग्मा। जब सतह पे आता है तो लावा होता है। उसमें क्या होता है? आपकी गलित चट्टानें होती हैं जो गर्म थी, उनके जितने खनिज हैं वो भी पिघले हुए होते हैं, तरल के रूप में आ सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें मिश्रित गैसें होंगी जिनमें स्टीम बहुत बड़ी गैस होती है, जो हमने कहा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इस बार प्रश्न आया क्या क्या होता है, तो जलवाष्प होता है। वहीं पे आप गैस के आगे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या इसमें गैस ऐसे करिएगा, गैस कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और जलवाष्प। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक्स लगा दिया तो आपने सुना है CO भी होता है, CO2 भी होता है, तो उसकी जगह एक्स लगा दिया। ठीक है। तो ज्वालामुखीयता क्या होती है? प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखीयता एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया द्वारा निर्मित, ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है जिससे बाहर आ रहे हैं, द्वारा निर्मित सतही स्थल आकृति, सतही स्थल आकृति को ज्वालामुखी कहते हैं। ये सतह पर, ये सतह पर एक शंकु यानी कोन, शंकु यानी कोन की आकृति वाला भी हो सकता है, साथ ही साथ, साथ ही साथ सपाट आकृति वाला, साथ ही साथ सपाट आकृति वाला पठारीय शील्ड ज्वालामुखी भी हो सकता है, पठारीय शील्ड ज्वालामुखी भी हो सकता है, पठारीय शील्ड ज्वालामुखी भी हो सकता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आप समझिएगा। तो एक तो आपको सामान्य ये समझ में आता है, ये इस तरह से ज्वालामुखी फटता है तो एक शंकुधारी आकृति होती। कुछ जगह पर क्या होता है, ज्वालामुखी फटेगा तो उसमें से इस तरह से लावा जो है दोनों तरफ फैल जाएगा। यहां कोई विस्फोट नहीं होता है,
यहां विस्फोट नहीं होता है। और ये फिशर, फिशर मतलब एक दरार में से निकलता है, इसे दरारी ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? दरारी ज्वालामुखी, फिशर वोल्केनो। अंग्रेजी में इसे फिशर कहते हैं, इसे कोनिकल कहते हैं। ठीक है, दरारी का मतलब फिशर। तो एक दरार से ज्वालामुखी निकलेगा और वो ठोस हो जाएगा। फिर अगले राउंड में और ज्वालामुखी निकलेगा, उसका लावा भी ठोस हो जाएगा और दोनों तरफ फैल जाएगा। तो कुछ समय बाद, क्या हम ये कह सकते हैं 2-3 राउंड बाद एक उठा हुआ पठारीय स्तर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस तरह का इस तरफ और इस तरफ भी इस तरह का। तो ये आपका बन गया। सभी लोग मेरे साथ क्लियर? आकांक्षा कह रही नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, आर्गन, वाटर वेपर। बेटा बहुत सारी चीजें निकलती हैं, मूलतः जो हमने बात की ये है। ठीक है, हाइड्रोजन H2S गैस के रूप में आता है, और भी मीथेन के रूप में आता है, अमोनिया के रूप में आता है। वो सारी बातें जब हम जनरल ज्योग्राफी करेंगे तब। बट अभी जो हमने कहा ज्वालामुखी क्या होता है वो आपको बता दिया। ठीक है, ज्वालामुखी समझ में आ गया? तो ज्वालामुखी जो आपके दिमाग में आता है, एक पर्वत होगा जिसके बीच में से फटेगा, वो भी है। बट कुछ क्षेत्रों में ये सिर्फ सपाट मैदान में ऐसे हलवे की परत की तरह फैलता चला जाएगा, फिर एक पठार बनेगा और वो क्या कहलाएगा? शील्ड कहलाएगा। क्लियर? डन? तो ये ज्वालामुखी हो गया। भूकंप क्या होता है? भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है वो पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक घटनाओं से ऊर्जा सृजित होती है। जब वो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक आती है तो उस वजह से पृथ्वी की सतह पे कंपन पैदा करती है। तो उन कंपन, उस ऊर्जा के सृजन से और उसका पृथ्वी की सतह पे पहुंचने के बाद जो कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। और जो ऊर्जा आती है वो तरंगीय रूपों में आती है, और वो तरंग क्या कहलाती है? भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अपना फोन लेंगे और फोन को किस में डालेंगे? वाइब्रेट मोड में। अभी नहीं करना, उदाहरण दे रहा हूं। वाइब्रेट मोड में डालेंगे। फोन किस में है? वाइब्रेट मोड में है। और अगर आपका फोन क्या है? वाटर प्रूफ है, तो इसे पानी की बाल्टी में नीचे रख दीजिए और उसके बाद फोन डायल करिए। तो फोन तो वाइब्रेट में, आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन पानी की सतह पर क्या आएगा? तरंगे बनेंगी कि नहीं बनेंगी? सोच के देखिए, बनेंगी। तो क्या हुआ? ऊर्जा कहां से थी? फोन से ऊर्जा की तरंगे निकली, कहां पे आई? सतह पे, और सतह पे वाइब्रेशन। तो उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक घटनाओं से ऊष्मा सृजित होती है, वो सतह पे आएगी तो ये हो जाए। ठीक है सर, ज्वालामुखी क्यों फटता है शिव कुमार? जब पेट में गुड़गुड़ होता है ना, पृथ्वी के पेट की बात कर, तुम अपनी मत सोचना, तो वो जो हल्की गैस है वो कहीं निकलना चाहती है, फिर तुम अपना सोचने लगे। डी गैसिंग की पूरी प्रक्रिया बताई थी, इसने कोई क्लास नहीं की, और की है तो आप समझो प्रीलिम्स क्यों नहीं पास होगा। क्या आपको डी गैसिंग बताई थी? अभी क्लास रोक के पूरा वायुमंडल बताया था। पृथ्वी के अंदर गर्भ में बहुत सारी गैसें, हल्की चीजें बाहर आना चाहती हैं, तो वो क्या करेंगी? जोर, और जहां परपटी कमजोर हुई उसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे। ज्वालामुखी बताया था। बट वो क्लास और आज की क्लास को अगर आप नहीं जोड़ सकते तो आप समझ लीजिए कि शिक्षक वही रहेगा, किताबें वही रहेंगे, रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन ये हो गया। तरंग भी समझ में आ गई, तरंग में आ गई तो जल्दी लिखेंगे भूकंप। भूकंप या क्या कहते हैं उसे? अर्थक्वेक। क्या पृथ्वी पर ही अर्थक्वेक आता है? किसी कहीं और भी आ सकता है? बेटा पृथ्वी अर्थ ही है, समुद्र भी अर्थ है। चंद्रमा पे आता है तो उसको क्या कहते हैं? मून क्वेक। चंद्रमा पर भी आता है। और तीसरा मंगल ग्रह पे भी आता है, उसे मार्स क्वेक कहते हैं। सर ये क्यों आता है? ये वही पूछेगा जो ज्वालामुखी है। तो आप यूं समझिए कि आप जो है मक्खी हो और आप किस पर बैठे हो? भैंस पर बैठे, और भैंस एक बार को हिली तो सब हिलेगा कि नहीं? तो पृथ्वी माँ को भैंस मत समझना, लेकिन पृथ्वी माँ भी करवट तो बदलेगी ना जब उस पर बहुत सारा दबाव होगा। प्लेट विवर्तनी, आप यूं समझो 2 प्लेटें आपस में आके टकरा रही हैं, 2 बड़े खंड टकरा रहे हैं,
तो उसमें भी तो ऊर्जा सृजित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होने वाली। तो इस वजह से पृथ्वी की प्लेटों में दरार आ जाती है, आपस में टकरा जाती हैं। कई बार पृथ्वी के अंदर ही चट्टाने जो हैं वहां से ज्वालामुखी की वजह से कई तरंगे आती हैं, उस तरंग को जब सतह पे आती है तो इस तरह से हिलाती है। ठीक है, समझ में आया? तो जल्दी से लिखेंगे। क्या लिखा था हमने? कुछ लिखा था नहीं, बस भूकंप लिखा। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा तरंगीय रूप से, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा तरंगीय रूप से जब सतह पर पहुंचती है, जब सतह पर पहुंचती है तो पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों का, पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों का कंपन प्रारंभ होता है, कंपन प्रारंभ होता है। इस कंपन को भूकंप या अर्थक्वेक कहा जाता है। इसका मूल कारण, इसका मूल कारण पृथ्वी की सतह का हिलना है। पृथ्वी की सतह का हिलना है, जो आंतरजनित व बाह्यजनित, जो आंतरजनित व बाह्यजनित, जो आंतरजनित व बाह्यजनित दोनों कारकों से हो सकता है। आंतरजनित और बाह्यजनित दोनों कारकों से हो सकता है। तो आंतरजनित का एक उदाहरण दीजिए और बाह्यजनित का एक उदाहरण दीजिए। मैंने कहा भूकंप आते हैं अंदर से भी बाहर से भी। आंतरजनित का कोई उदाहरण? प्लेटों का अभिसरण, अपसरण भी हो सकता है कि नहीं? आप सोचिए एक प्लेट है, प्लेट में नीचे से हम जो है मैग्मा ऊपर आ रहा है, उसने प्लेट को क्या किया, पहले गुंबदाकार किया और उसके बाद वो प्लेट टूट गई और भ्रंशन हो गया। याद है भ्रंशन? तो आंतरिक कारणों से भ्रंशन हो गया। जैसे ही भ्रंशन होगा मान लीजिए ये प्लेट थी हमारे पास, ये प्लेट थी, इस प्लेट पे मैग्मा धकेल रहा है। कौन सा कारक? आंतरजनित कारक है ना। उसने इस प्लेट को क्या किया, मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इस प्लेट में क्या आ गया, तनाव आ गया और अचानक बीच वाले हिस्से धंस गए। तो जैसे ये धंसे तो यहां पर ऊर्जा सृजित हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो यहां भूकंप आएगा, आएगा। दो प्लेटें आपस में टकरा गई, भूकंप आएगा। क्या केवल ज्वालामुखी से भी भूकंप आ सकता है? केवल ज्वालामुखी फटा, मैग्मा निकल के आया, आएगा या नहीं आएगा? आ सकता है। तो इन कारणों से तो आंतरजनित कारक हुए। बाह्यजनित से कैसे आएगा? भूस्खलन तो बेटा इसी से आता है ना। अर्थक्वेक से तो भूस्खलन होता है। भूमि खिसक गई, क्यों? क्योंकि नीचे से तरंगे आई। बाहर से बताइए। अपर्दन से वो आ जाएगा, भूकंप आएगा। ये थोड़ी पूछा कि बाह्य बल क्या होते हैं, ये पूछा बाह्य बल से भूकंप कैसे आएगा, इसका उदाहरण दो। हाँ जी, बम विस्फोट मानव बाहरी है कि नहीं? तो मानव ने अगर नाभिकीय विस्फोट किया और वो इतनी शक्ति का है कि उससे जो है चट्टाने हिल गई, तो क्या भूकंप आ सकता है? मानव ने एक बांध बनाया, बांध में पानी भरा और वो पानी इतना ज्यादा, इतना भारी हो गया टैंक, ये प्लेट चटक गई। हो सकता है? या आप गए शादी में जो है खाना खाने, आपने प्लेट लिया, प्लेट में भरा, भरते 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 प्लेट चटक गई। संभव है कि नहीं?
भूख ज्यादा थी तो चटक गई, तो ये भी हो सकता है। तो ये तो मानवीय कारक हुए। अभी भी वो बाह्य जनित और कोई कारक, कोई उल्का पिंड हो सकता है, अंतरिक्ष से कोई चीज आके टकरा सकती है, संभव है। तो ये सिर्फ कल्पना वाली बात है, ठीक है। उल्का पिंड का टकराना, ठीक है, बम का विस्फोट होना, वो भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया भूकंप क्या होता है। तो एक बिगनर को भूकंप और ज्वालामुखी समझ में आना चाहिए। ऐसे वाले सवाल, सर ज्वालामुखी क्यों आता है, वो आपको, आपने पढ़ी वो चाचा चौधरी नाम की कॉमिक्स आती थी, नहीं पढ़ी थी? हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उसमें कैरेक्टर होता था साबू, वो भीमकाय होता था। वो कहते थे जब साबू को गुस्सा आता है उसका मतलब जुपिटर ग्रह पे ज्वालामुखी फटता है। अब बच्चों को कॉमिक्स में बता देते ज्वालामुखी फटता है। यहाँ पे 12वीं वाला बच्चा क्या कहता है, हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी बताओ ज्वालामुखी कैसे फटता है। पेट में पृथ्वी के जब गैस बनती है और आसानी से निकल नहीं पाती है, तो फिर जब निकलेगी तो ज्वालामुखी के साथ ही निकलेगी। हाँ जी, और क्या है, ट्रेन से भी तो छोटी वाली भूकंप आती है। कौन सी वाली ट्रेन, वो बाजार में जो मिलती है छोटी वाली प्लास्टिक वाली? चलिए ठीक है। सर आपके स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे ज्योग्राफी में यूपीएससी में, प्लीज बताइए सर, मोटिवेशन मिलेगा भाई। अभी तो प्रीलिम्स है, अभी तो मार्क्स आए भी नहीं। जब पुराने पूछ रहे हो सर मोटिवेशन मिलेगा। 324 थे शायद अजय जैन के, जहां तक मुझे याद है, यूपी में आईएएस हैं। अभी हमने उसका इंटरव्यू डाला था, किसका डाला था, सिद्धार्थ का, उसके 298 हैं। तो 300 इज अ वेरी गुड स्कोर, 300 के करीब स्कोर बहुत है। तो आपके चेहरे पे लाइट बहुत पड़ रही है, बताओ अभी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? लाइट बहुत पड़ रही है। कल को मैं सोच रहा हूँ पाउडर वाउडर भी लगा के आऊं। क्लास में भूगोल दिखना चाहिए से मास्टर जी दिख रहे हैं। हाँ जी, हो गया। तो भूकंप ज्वालामुखी, अब ऐसे वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, तो आज हमने देखा भूगर्भिक प्रक्रियाएं, आंतरजनित की बात की, बाहर जनित बाह्य जनित की बात की, और एक और चीज हमने की भूभौतिकीय घटनाएं। फिर से लिख दूं अगर आप कहीं मिस कर गए थे। भू मतलब पृथ्वी, भौतिकीय मतलब फिजिकल घटनाएं, क्या होती हैं ये? ज्वालामुखी एक घटना है, ठीक है। भूकंप गर्त निर्माण द्वीप, बाद में मत कहना कि कुछ लिखवाते नहीं, लिख लो। हाँ, पहले हाँ सही बोल रहा है, सही भाई, सही बोलूंगा, काफी समय से बोल रहा हूँ, कितने सालों से बोल रहा हूँ, रट के आया हूँ। तो ये कैसे कहते हो कि सही बोल रहे हैं? तुम लिख लो। अभिषेक बोला यस सर आई नो अजय जैन। तुम तो जानते हो, मैं भी तो मोदी जी को जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। इसे कह रहा आई नो अजय जैन। ज्वालामुखी, भूकंप, गर्त निर्माण, द्वीप निर्माण, और क्या है हमारा, पर्वत निर्माण। वलित को छोड़ो ना, पूरा ही पर्वत निर्माण ले लो, सुनामी लिख लो। अच्छा, अभी तक ना आप लोगों ने जो लिखा ना, इसमें एक चीज का आपने ध्यान नहीं दिया, ये सारे के सारे स्थल आकृतिक हैं। सर इसके अलावा भी कुछ होता है? बिल्कुल हो सकते हैं। जलवायु की भूभौतिक घटनाएं क्या होंगी? चक्रवात, बादल, पहले मेघ निर्माण और फिर बादल फटना, बादल बनना और बादल फटना। आपने सुना बादल फट जाते हैं, ठीक है, तो चक्रवात। तो जब आपसे कोई पूछता है कि भूभौतिकीय गतिविधियां, इन इस क्षेत्र की गतिविधियां बताओ, तो आपको सिर्फ स्थल पे नहीं सोचना है कि सिर्फ पर्वत पठार मैदान सोच रहे हैं, साथ में देखना भाई वहां पर क्या है, चक्रवात हो गया, बादल बनना, बादल फटना, चरम मौसमी घटना। सर ये चरम मौसमी घटना क्या होती है? चरम मौसमी घटना को कहते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वेदर इवेंट।
तो जब आपके पास हीट वेव है, 47 डिग्री के ऊपर तापमान चला गया, तो क्या है, चरम मौसमी घटना है। ठीक है, उसी तरह से अगर शीतलहर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, सब टेम्परेचर जो है 2 डिग्री या 0 डिग्री के नीचे जा रहा है, तो वो क्या हो गया, वो भी चरम घटना होगी। अचानक बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, जो हमने अभी देखी, दिल्ली में बारिश देखी हमने, जगह जगह बाढ़ आई, हमने कहा एयरपोर्ट पर एक जो है कैनोपी गिर गई, कहीं पे दीवारें गिर गई। ये क्या हो रहा है, चरम मौसमी घटनाएं। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो सामान्य वर्षा हमने आपने बचपन में देखी वो वैसी नहीं आ रही है। पहले क्या होता था, वर्षा बहुत अच्छे रूप से वितरित आती थी कि थोड़ी आज, थोड़ी कल, थोड़ी परसों। अब क्या हो रहा है, एक दिन आई, उसके बाद परेशान कर रही है, अब उमस भी हो गई है, फिर एक दिन फिर आएगी, फिर सब कुछ तोड़ेगी। तो ये अब मौसमी घटनाएं हो गई। ठीक है, लक्ष्मी कह रही है अचानक बाढ़ आना, बिल्कुल सही कह रही हो, इसको कहते हैं फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ आ जाना। शहरी बाढ़ ऐसे ही आती है। ठीक है, बिजली कड़कना, चलिए आपको तड़ित झंझावात होता है। ये क्या होता है, लाइटनिंग एंड थंडर। सर ये कैसे होती है बताएंगे, अभी तो केवल बिगनर हैं, तो ये शब्द कहीं आएंगे तो घबराना नहीं है, तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो गया भूभौतिकी घटनाएं। और इसमें क्या मैं कह सकता हूं, सुनामी एक सागरीय घटना है। ठीक है, एक और लिखता हूं, GLOF, क्या लिख रहा हूं, GLOF, GLOF, किसी को पता है GLOF क्या होता है? GLOF, तो आपने सुना उत्तराखंड में बाढ़ आई, बहुत बुरी बाढ़ आई थी, है ना? तो क्यों आई थी, कोई कारण उसका? उत्तराखंड में बादल का फटना था, बादल फट गए, वहां बारिश होती रहती है, बट इतना बड़ा कि मतलब उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आई थी उससे पहले, जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, अभी वाली नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा हुआ कि उत्तराखंड में तो बादल बने, बहुत ज्यादा बारिश भी हुई, सब कुछ ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में ना पहाड़ों पे झीलें, जैसे आपने नैनीताल सुना, नैनीताल, भीमताल, और ये कैसी झीलें, हिमानी झीलें। क्या है ये, हिमानी। तो शीत ऋतु में इनमें बर्फ भरी रहती है, बर्फ भरी रहती है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, बर्फ पिघलती है, तो इनमें जल आ जाता है। ठीक है, बट ये कभी बहुत ज्यादा भरती नहीं है, थोड़ी बहुत रहती है इनमें जो पानी है, वरना ये बह जाता है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब इन पे बर्फ ज्यादा पिघलेगी तो इनमें पानी बढ़ जाएगा, पानी भर जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, एक टैंक में अगर उसकी क्षमता से अधिक पानी भर दो तो क्या टैंक के टूटने का डर रहता है? ठीक है, भारी बारिश हो रही है, बर्फ पिघल रही है, और झील अपने खतरे के स्तर से ज्यादा बढ़ गई, तो अब झील क्या हो गई है, झील एक भारी जलाशय हो गया है। अगर ये झील ही फट गई तो सोचिए नीचे कितनी तबाही होगी। इसको GLOF कहा जाता है। जी से क्या है, ग्लेशियल, हिमानी, ग्लेशियल। ठीक है, एल का मतलब लेक, हिमानी झील, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, GLOF। हिमानी झील जब ओवरफ्लो हो जाए या फट जाए, इनसे जो जल निकल कर आएगा वर्षा के साथ अगर जुड़ के आ गया तो बहुत भारी विध्वंस ला सकता है। ग्लेशियल लेक ओवरफ्लो, शुभम कश्यप लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। जय किशन कह रहे हैं ग्लेशियल काविंग जरूरी नहीं है, ग्लेशियल काविंग की वजह से। विकास कुमार कह रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, विकास आंखों का इलाज, हमारे यहाँ 3 साल पर बाढ़ आती है सर। कोई बात नहीं, अभी तुमने ज्यादा लंबा जीवन नहीं देखा है, पृथ्वी का मौसम तुमको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला है। ठीक है, जब प्लेट अभिसरण में भी ये सब हो सकता है, देखिए अपसरण, प्लेटें जब टकराएंगी तब पिघलेगा, अभिसरण में भी तो मैग्मा निकलता है कि नहीं? हमने क्या बनाया था उसमें, कटक बनाया था कि नहीं, मध्य महासागरीय कटक। तो अगर आपको पर्वत में वो समझ में नहीं आया कि पर्वत में होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर गर्त निर्माण और
कटक निर्माण भी लिख सकते हैं। कटक याद है जो हमने अटलांटिक महासागर के मध्य में बनाया था कि प्लेटें अलग हो रही हैं। यार ये टेक्निकल वाला ना आज चेक कर लेना कि कहाँ पे हो रही दिक्कत, काफी स्टूडेंट्स का आ रहा है, ताकि अगली क्लास में ना हो। क्लियर सभी लोग? ठीक है, तो ये आपका हो गया, अग्नि वलय भी हो गया, सारी चीजें हो गई, और विश्व का मानचित्र भी हो गया। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आज क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स के बहुत सारे बच्चों का अभी रिजल्ट और कॉल्स आते रहेंगे, थोड़ा 1-2 दिन उनकी भी मदद करनी है। तो कटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कटक को एक ऊंचा, कटक रिज, अगर आपको शाब्दिक चाहिए तो पहाड़ी है। कैसी पहाड़ी होती है? ये दो प्लेट हैं, प्लेट एक दूसरे से अलग जा रही, अलग जा रही, तो यहां पर मैग्मा निकला, यहां पर मैग्मा निकला, इस तरह से ठोस हो गया, यहां पर मैग्मा निकला, इस तरह से ठोस हो गया। अगर मैं इसको पूरी प्लेट पे ले जाऊं तो ये ऐसा दिखाई देगा। कहां पर? पूरी प्लेट पर। तो ये है आपका कटक, समझ में आया? कटक कैसे बना? नीचे से मैग्मा आ रहा है, उससे बना। कौन सी प्लेट? अपसारी या अभिसारी? अपसारी पर ये। ठीक है, आप लोगों की एटलस में विश्व मानचित्र का, पहले कंटेंट में जाइए, विश्व जल धाराएं। रविराज कह रहे कितना कट ऑफ गए हैं 24 में, ऐसे पूछ रहा है कितने आदमी थे। बेटे जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जब 24 का रिजल्ट आएगा, तब यूपीएससी बताएगी कट ऑफ। 2025 में जो है मई में पता चलेगा इतना कट ऑफ गए हैं सर। रविराज चल भारत का मानचित्र भी बनाने को सिखा दो। अमित चौहान लालच नहीं करते, जो देता है भगवान उसमें खुश रहते हैं। जब भारत का भूगोल आएगा तब वो बनवा देंगे। इसको अभी सेल्फी लेनी है, गर्लफ्रेंड को भारत का मानचित्र बना के भेजेगा, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, मिला कि नहीं? जलधाराएं, विश्व जलधाराएं नहीं है, दिखाओ। एशिया, भारत, यूरोप, जानकारी, अफ्रीका, संसार, महासागर, पेज 78। इसीलिए कहा था एक और एटलस ले लो। नहीं, इस वाली एटलस में नहीं है अभी। अरे तो जिसके पास नहीं है वो तो अचानक अभी अपने को अभागा गिनने लगेगा ना। एटलस ले लो, दया करो। होमवर्क, होमवर्क, विश्व की जलधाराएं देख के आनी है। ठीक है, विश्व मानचित्र पर कल आपको सिद्धांत देंगे, सागरीय सिद्धांत, थोड़े सागर के भी सिद्धांत आने चाहिए ना। उसके बाद एशिया में घुसेंगे। तो कल जब बात करेंगे विश्व के महासागरों के सिद्धांतों की बात करेंगे कि वहां पे तरंगे कैसे आती हैं, ज्वार भाटा कैसे आता है, और जलधाराएं क्या होती हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे विश्व में मत्स्यन के भंडार कहां पर है, फिशिंग जोन्स कहां पर है। ठीक है, तो क्या पढ़ के आएंगे? जलधाराएं, जलधाराएं। हमारी बुकलेट है आपकी ऐप में 3 फाइल डली हुई है, भौतिक भूगोल की फाइल डली हुई है। जो हमारे पास ऐप है, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में आपको जलधाराओं का चैप्टर मिलेगा। ठीक है, जो लोग सर मुझे कुछ नहीं मिलता है, आपकी ऐप में किस में जाना है? मटेरियल में, वीडियो के साथ मटेरियल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें अपना खूब, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।